Assalamualaikum Nazreen, welcome to Pace Space Yard. On the final day of the second test match between Pakistan and New Zealand, joining us today are Abid Hussain and Asad Hasnan and myself, Amr Naqvi. Um, and काफी मजेदार डेज प्ले था, काफी क्लोज रहा एंड में पाकिस्तान ने थोड़ी सी टेंशन भी दी। तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान ने एंड में जो ड्रॉ किया और खास तौर पे टारगेट को चेज नहीं किया, उसके बारे में क्या तासुरात हैं और क्या वजूहात हो सकती हैं कि पाकिस्तान टीम ने ये डिडंट गो फॉर द चेज। आई थिंक जो मैंने इनफैक्ट जब हम लोग का टारगेट चेज करना शुरू भी किया था तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखा था कि आई फेल्ट दैट दे वुड गो फॉर द चेज। और मिसबा ने अपने मैच के बाद कमेंट्स में जो बात बोली इससे साफ जाहिर था कि दे स्टार्टेड ऑफ तौफीक उमर के विकेट के बाद अजहर अली और शान मसूद की पार्टनरशिप थी। इट लुक लाइक दे आर गोइंग टू रिपीट द सेम फॉर्मूला एज दैट ऑफ श्रीलंका चेज अर्लियर दिस ईयर कि थोड़ा सा एस्टैब्लिश करेंगे। दे वुड गो अराउंड टिल 70-80 रन के बाद दे विल सी कि अच्छा लास्ट सेशन में कितने रन बचते हैं, कितने ओवर हैं, and they would take it from there. And I thought कि they would go for the same formula अगर हमारा वो mini collapse ना होता 3 विकेट का। I think that completely set them back and they took longer time to recover from there in order to resuscitate the chase itself. That's why we didn't chase them. हाँ, लेकिन वही मसला था कि नहीं, शारजा की चेज से मेरे ख्याल में कंपेयर नहीं कर सकते। शारजा में हम बड़े कंसिस्टेंटली बड़ा तेज खेले थे यार, ऊपर से बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था उसने, अहमद शहजाद ने भी, आई थिंक आई रिमेंबर करेक्टली। बिकॉज असद भाई उसमें चेज हमारा लंबा था, हमारा वहां पे हमारा चेज ऑलमोस्ट 5.5 का था, यहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ी कम थी तो उन्होंने कहा आराम से लेके चल सकता है। हाँ, लेकिन बात वही है कि चेजिंग की अप्रोच जो पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट में भी देखते हैं, वैसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये स्लगिश विकेट थी, लेकिन वो मसले वही हैं कि ये अप्रोच वही चल रही है कि शुरू में विकेटें बचाएंगे और एंड में जो है वो अपना वो कर लेंगे। तो इसमें ये था कि शुरू में ड्रॉ की मेंटालिटी से खेलेंगे, करीब लेके जाएंगे और एंड में हिटिंग करेंगे और करीब ले जाएंगे। तो ये बहुत कम चांस था कि ये पाकिस्तान जीत जाता ये मैच। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मेरी नजर में ये बात भी थी कि पाकिस्तान के पास कोई इंसेंटिव नहीं था कि वो इस मैच को चेज करे। मतलब कि जब एक दफा ये एस्टैब्लिश हो गया कि आपकी थोड़ी सी विकेटें वगैरह गिर गई हैं, तो उस वक्त मतलब ये जो काफी जगह पे लोग रोना पीटना कर रहे हैं कि आपको चेज शुरू से करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। आपको 70 ओवर में ऑलमोस्ट 260 रन बनाने थे, तो ना ही तेज बनाने की जरूरत थी। और उसके ऊपर मतलब इस पिच पे सारे मैचेस में ये है कि बैट्समैन को आके थोड़ा खेलना होता है। अदर देन सरफराज, नो वन एल्स हैज मैनेज्ड दैट फॉर एन एक्सटेंसिव पीरियड। मैकलम, वार्नर वगैरह ने कोशिशें की हैं। तो और मतलब एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट बीइंग कि पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं थी। आप 1-0 अप हैं, दूसरा मैच है, न्यूजीलैंड हैव टू मेक द रनिंग हियर, दे डिड। और आपके ओपनर भी वो आउट हुआ है, तो उसके बाद मतलब लाइक I understand why they didn't go for it, especially like with how Misbah's approach is. And even matlab, it's not just Misbah. I think like a lot of Pakistani captains would have done the same. There are very few who, maybe Wasim Bhai and Imran would have, and Imran drew a lot of tests as well. So Imran would not have gone for it. इमरान को बिला वजह लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव कैप्टन समझते हैं। उसके जो ड्रॉस की परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बिल्कुल। आई थिंक अगर कोई जाता तो शायद वसीम भाई की टीम जाती, उसके अलावा और कोई नहीं था मिसबा से। इनफैक्ट आई मीन दैट एक्चुअली इफ आई विल थिंक अबाउट इट कि ये बड़ा मेजर चेंज आप देखें हम लोग की इमेजिनेशन, हमारी थिंकिंग में कि जस्ट बिकॉज ऑफ लास्ट 3 टेस्ट मैच मिसबा को हम कहते हैं टुक है, डिफेंसिव है, सेफ्टी फर्स्ट अप्रोच है। इस मैच में हमने इतना पाकिस्तान ने जबरदस्त खेला इन द पास्ट फ्यू वीक्स दैट वी वर थिंकिंग नहीं, पाकिस्तान इज एक्चुअली गोइंग टू गो फॉर विन एंड देम not going for a win is sort of coming across as a disappointment for a lot of fans, a lot of people who are following the match कि नहीं करना चाहिए था। आप अदरवाइज मिसबा से एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते थे। मिसबा आप कहते कि नहीं ये तो पहले बॉल से जाके डिफेंड करना जाएंगे, बट इस साल में the way they have played particularly last few weeks again, they have given that sort of hope, that sort of optimism कि नहीं शायद चेस करेंगे। ये तो पाकिस्तानियों में है कि जब आप वो, मुझे यकीन था कि अगर ये चेज नहीं करेंगे तो हर बंदा कह रहा होगा क्यों नहीं किया, चेज करो, भागोगे। मतलब वो एक सॉर्ट ऑफ ब्रवाडो तो एक पाकिस्तानी कौम से नहीं निकलता। और एंड सेकेंडली कि मतलब हर चीज पे तनकीद करना कि अगर ड्रॉ किया तो ड्रॉ क्यों किया, जीते हैं तो पहले क्यों नहीं जीते, हारे हैं तो क्यों हार, मतलब मगर एक बात मैं थोड़ा थ्योरेटिकल लेवल पे पूछना चाह रहा था, और मैंने ज्यादा अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट खेली नहीं है किसी भी फॉर्मेट और लेवल पे सिवाय कंप्यूटर के। तो
इसलिए मे बी आई कुड बी रॉन्ग है, मगर एक चीज जैसे कि अगर आप वनडे क्रिकेट हम बचपन में देखते आ रहे थे 92 से 96 में, जो जब श्रीलंका जस्ट डिसाइडेड कि द ओपनर्स शुड नॉट प्ले देमसेल्व्स इन एंड गो फॉर देयर शॉट्स, तो उस वक्त मतलब कोई इट वाज अ चेंज इन माइंडसेट मोर देन एनीथिंग एल्स। उससे पहले लोग नहीं करते थे और उसके बाद उन्हें दिखाया कि कर सकते हैं, फिर सब करने लगे। तो एक चीज जो मुझे टेस्ट में, और ये मतलब आई मीन आई नो देयर मस्ट बी प्रैक्टिकल रीजंस फॉर दिस, सो दैट्स व्हाट माय क्वेश्चन इज, कि जब टेस्ट में आपके पास एक सिचुएशन होती है किसी भी टीम के पास के finite overs में बनाने हैं, तो why don't you change the approach where you're taking the dabs down to third man or taking singles and doubles more often? Like is it like what's different? Obviously एक बड़ा difference है कि pitch 5वें दिन की और एक वनडे मैच में आसमान जमीन का फर्क होता है, but ये जो pitches अब हैं, they're not like 90s की one-day pitch are worse than the fifth-day pitches that we play in now, right? So it is possible to do it, and teams when they're मतलब Pakistan when they had to do it to save the Test series, so they did it. तो मुझे कभी कभार लगता है कि और क्रिकेट में ऐसी बहुत सारी हमाकतें हैं जो लोग हमेशा से ऐसे करते आ रहे हैं, तो अभी भी ऐसे करते आएंगे, कि मतलब जो लॉ होता था कि अगर इफ द बैट्समैन इज प्रेसिंग फॉरवर्ड तो एलबीडब्ल्यू हो ही नहीं सकता, जो डीआरएस ने दिखा दी एक चूतिया सी अजम्पशन थी, बट मतलब दैट वाज ऑलवेज द अजम्पशन। तो यार लेकिन इसके बारे में पूछना चाहूंगा कि मतलब ये थिंकिंग क्या है, फॉलो जब जब आप चेस करते हैं, नॉट मिसबा but in cricket in general, when like you know a lot of teams don't go for totals that they'll complete very easily in a one day. एक्सेप्शंस हैं थोड़ी बहुत। वेस्ट इंडीज ने चेज लगाया था एक ओवल पे, आई थिंक जो गॉर्डन ग्रीनिज ने डबल सेंचुरी मारी थी और चेज किया था उन्होंने। एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है, मैंने टेस्ट क्रिकेट तो नहीं खेली इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन 5वें दिन के ऊपर जो लेवल ऑफ एग्जॉस्शन होती है प्लेयर्स की, it is almost expected कि they will take that sort of option जिसके अंदर जो है वो they back out of the chase और mentally fried हो जाते हैं आप। आपको अभी याद हो जब ये साउथ अफ्रीका इंडिया का मैच हुआ था, South Africa was like about to chase 450, but by the end of it they were so exhausted and they were so mentally fried कि उन्होंने एंड में कहा यार अब बस ये it's not worth it, we're not going to take that chance। मैं तो इसको इस तरह कंपेयर करता हूँ कि एक लंबा आपने एग्जाम दिया हो, एंड में आप बिल्कुल तंग पड़े हुए होते हैं कि यार बस खत्म हो जाए, जान छूट जाए, तो वो मुझे कुछ उस तरह की फीलिंग इससे होती है कि ये। और दूसरी बात वही है कि इतनी स्लगिश विकेट के ऊपर रिस्क लेना बहुत ही कम कैप्टन जो है वो करते हैं, लेकिन ऑन द अदर साइड दिस इज हाउ लेगेसीज, ग्रेट लेगेसीज आर मेड बाय डूइंग स्टफ लाइक दिस, बाय बीइंग अग्रेसिव लाइक दिस। द स्टीव वॉ की टीम की जो लेगेसी बनी थी वो इसी तरह की एग्रेशन के ऊपर बनी थी। तो that was the one thing that I was disappointed in. This was a chance to really take the success to an absolutely new level for Pakistan cricket. As like the most successful ever captain for Pakistan, Misbah is the one person who could have gotten away with it, even if he had gone for the attempt and lost. So that's a little small disappointment. Yeah, अब यहाँ पे देखें, आप दोनों जो बात कही, it's a basically mix of few things, and again this is from my whatever experience that I little bit have, and from what I've been seeing cricket the way it's being played. यार सबसे जो बड़ा जो मुझे फैक्टर नजर आता है इसमें, बिसाइड द फैटिग, बिसाइड द फैक्ट इट्स अ फिफ्थ डे विकेट एंड आप टायर्ड होते हैं, पिच का कंडीशन डिफरेंट होती है, बिहेवियर डिफरेंट होता है। ये सबसे बड़ा फर्क जो देखा वनडे मैच में इट्स अ वेरी बाइनरी सिचुएशन, यू विन और यू लूज। टेस्ट मैच में एक बहुत बड़ा जो इंश्योरेंस होती है ना यहाँ पे, क्या मैच ड्रॉ कर सकता है। So I think that also plays on people, on the players' mind कि यार अगर हम जीत को नहीं जाते तो कम से कम हारेंगे भी नहीं। So that sort of that security that they have, the cushion that they have of not losing, that's a huge role that it plays. Circumstances also come into play where Pakistan ने श्रीलंका के खिलाफ जो चेस किया जनवरी में, because वो जिंदगी मौत का सवाल था वहां पे, उनको जीतना था ताकि वो सीरीज ड्रॉ करें। That changed the complexion completely। वहां पे हम 5.25 के एवरेज से हमें चेस करना था and 300 का टारगेट था, they did that। यहाँ पे पाकिस्तान did not have that kind of incentive, pitch was taking bigger turn, we had a slightly mini wobble and we knew that we are in the ascendancy, we are winning the series, एक टेस्ट मैच जीत चुके हैं, तो यहाँ पे ड्रॉ कर जाएंगे तो मसला नहीं है। I want to give a couple of examples over here। साउथ अफ्रीका वाले मैच की आपने बात की इंडिया के खिलाफ, they were chasing 420, 390 वगैरह पे डिविलियर और एबी की पार्टनरशिप चल रही थी, इसकी फैफ की और एबी की पार्टनरशिप चल रही थी, and they had a sudden collapse। स्टेन ने ब्लॉक किया और हम सब चिल्ला रहे थे कि नहीं यार इतना करीब आ गए, 4 रन चाहिए, 6 रन चाहिए, कर लेता। स्टेन ने मैच खत्म होने का स्टेटमेंट दिया कि we wanted to give Callis the security and the chance to win his last match, we did not want to go into the series behind India।
उनके पास अगेन वो चीज थी ना कि मैं ड्रॉ करेंगे तो कम से कम हारेंगे नहीं. अगेन सिमिलर एग्जांपल टू व्हाट वेस्ट इंडीज डिड इन इंडिया डिड इन वेस्ट इंडीज. धोनी की बहुत बुराई की गई थी कि 20 ओवर में आप लोग 200 150 200 का टारगेट चेस करते हैं. दे हैड लेस देन 150 टू चेस इन 20-25 ओवर्स एंड धोनी शट हिज शॉट. बहुत क्रिटिसिज्म हुई कि आप क्यों नहीं गए, आप डिफेंसिव कैप्टन है. धोनी सेड कि हम सीरीज जीते हुए थे, हमने टेंशन क्या लेनी थी. So I think that kind of role plays a huge role in captain's decision to not do it. But going back to what Asad bhai said about the Steve Waugh, and I was frankly अंदर से मेरी यही दुआ कर रहा था कि यार मिसबा should go for the win. कि इससे फिर आपकी वो डोमिनेंस, इससे आपका एक डर और खौफ जो है ना अगली टीम पे बैठना शुरू होता है कि यार ये तो जिन लोग हैं. एक सेकंड, I really would agree with what both of you said. Just on the Steve Waugh and Misbah point, मतलब कि आपकी जो टीम है आप उसके मुताबिक भी खेलें. मतलब ना वो हम लोग सॉर्ट ऑफ वी ऑल ग्रू अप इन एन स्पेसिफिक एरा ऑफ क्रिकेट. तो अब वो है कि मतलब आप प्रोएक्टिव हो और वो अप्रोच के मतलब जो कॉन्स हैं वो हमें नजर आए जब एक वीकर साइड वो अप्रोच लेती है जो ऑस्ट्रेलिया की इस टीम ने की है. वो वही अप्रोच के साथ चल रहे हैं मगर दे जस्ट नॉट गुड इनफ. ठीक है, तो उस मतलब एक मेरी नजर में एक ये है कि ठीक है पाकिस्तान कुड बी टेक्निकली गुड इनफ, मगर जो तुम दोनों ने अभी पॉइंट्स दिए हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. कि सबसे पहली बात कि मतलब अगर आप पूरे हफ्ते कुत्तों की तरह काम कर रहे हो और जुम्मे को नमाज के बाद डेडलाइन में आपसे कह रहे हैं कि यार ये प्रोजेक्ट सबमिट कर दो, ठीक है, तो अगर आपकी जॉब तो खतरा है तो आप मतलब कर लेंगे. मगर अगर ये है कि यार ठीक है तो थोड़ा ओवर टाइम लगा लो या वीकेंड पे कर लेना ये वो, तो आप you'll go another way. And secondly, so the point being about like being mentally fried after 5 days, I think we underestimate like sport often because उसके लिए भी एक जॉब है. आप अपनी जॉब में आपकी फट जाती है तो why would you expect it to be different when it's physically exerting and mentally exerting. And both of you just pointed that out. And secondly, what it comes down to is probably कि batting is always a more reactive, not reactive, but more negative thing. मतलब उसमें आप risk minimize कर रहे होते हैं. जबकि bowling में like, and especially how Pakistan bowls, like you know there is that you have to take a risk to get a wicket, right? So bowling, like batting, I think it also like lends itself to taking the conservative approach. कि वही जो आबिद का point है कि अगर draw हो रहा है तो draw ले लेते हैं. मतलब अगर मतलब you need to score in order to save the series or win the series or whatever, it's a separate matter. But most teams like ceteris paribus will be like, hey, yaar, if we can get this, and especially nowadays with like, I think a lot of captains realize that you can't trust your batting lineups. Like every team in the world collapses now. Okay, and I think it's a factor of the fact that you play so many different formats. It's very difficult to snap out of one into the other all the time, and that is having an effect. Yeah. I was just looking at, I'm looking at this in the context of like the World Cup happening, and I'm looking एक romantic सी वो है illusion के यार अगर हम एक भी miraculous किस्म की चीज ट्राई कर लेते तो बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता उससे मिसबा को. जिस तरह शारजा के गेम से हमें कॉन्फिडेंस मिला था जो हमने एशिया कप में ले गए थे, फिर हमने चेज लगाने शुरू कर दिए थे. So two things were related. So that is a little disappointing. You know, if we had done something like that over here, from a basic perspective, it would have held us in good stead moving forward. But I mean, you can't really. I mean, we can't really hold grudges against a team for this. Because I completely. रेगुलर ओपनर्स भी नहीं थे हमारे यार. I mean, because यहाँ पे थोड़ा सा मे बी अब जितने भी टेस्ट मैचेस हो रहे हैं हमारे मुसलसल सीरीज, अब एक ही टेस्ट मैच रह गया इस साल का, बट दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, बट आई लुक एट एवरी टेस्ट मैच थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड कप कि अच्छा इससे वर्ल्ड कप के हवाले से क्या हो सकता है. शोएब ने बात मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात कही थी कि ऑब्वियसली टेस्ट मैच खेल रहे हैं, वनडे नहीं खेल रहे, बट द मोमेंटम एंड द थ्रू आउट द टीम का एक मोरल होता है, वो कंटिन्यूटी चल रही होती है. उसमें अगर एक ऐसा पुश मजीद मिलता है ना तो ओवरऑल वो बड़ा अच्छा बन जाता है उसमें. व्हिच आई वाज अगेन एज आई सेड, दुआ तो सब चाह रहे थे कि आप जीत जाए, मैच बन जाए. और हम लोग इनफैक्ट सरफराज के आने के बाद आई वाज लुकिंग एट इट कि सरफराज और इसकी एसएच शफी की जो पार्टनरशिप थी आखिर की, दे वर स्कोरिंग अराउंड 4.2 4.1 के मिनट से खेल रहे थे लोग. एज इन ये कि ब्लाइट खराब ना होती, 60 रन से ये लोग मेरे ख्याल में ड्रॉ से रह गए. ये लोग दे मे हैव गॉन फॉर इट, अगर थोड़े ज्यादा ओवर होते, जरा सा मार्जिन होता, दे प्रोबब्ली वुड हैव पुश्ड फॉर इट. But again, no complaint, no grudges. They did the okay what they could. जब अजहर जिस तरीके से आउट हुआ है ना, तो वो आपका एज अ कैप्टन आपकी फटेगी कि मतलब यू नो दैट वाज जस्ट अ टायर्ड शॉट. ठीक है, it was poor concentration.
एंड ही वाज लाइक यू नो वन ऑफ द प्लेयर्स हु कुड गेट गोइंग। मतलब अब आपकी विकेटें भी गिर रही है और ऐसे गिर रही हैं दैट प्लेयर्स आर मेकिंग डम मिस्टेक्स। तो अगेन व्हाई मेक टेक अ मैसिव रिस्क, मतलब अ रिस्क जो मिकलम और स्टीव गॉ जैसे कैप्टन के लिए भी रिस्क है, तो मतलब बाकी दुनिया भर के कैप्टनों के लिए भी बहुत बड़ी रिस्क है, और रिस्क लेने की जब जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात जो तुम दोनों कर रहे हो ना, तो एक मेरी नजर में अभी मोमेंटम पीक करना इज वे टू अर्ली। लाइक I think the right time for it to peak is like probably the second last group game। और मतलब ये कि डिजास्टर, मतलब बेसिकली हम अब मतलब आई हेट सेइंग दिस टू नॉट जिंक्स इट, तो अल्लाह मियां आपसे मैं दुआ कर रहा हूँ कि प्लीज डोंट मेक मी ईट माय वर्ड्स, बट सब एडलेड में खुशी मिले हमें, ठीक है, और उसके बाद फिर मिनोज से हम हारते हारते जाएं, और फिर एक गेम चेंजर फवाद आलम लाए, और मतलब वो मोमेंटम आप क्वार्टर सेमी और फाइनल तक ले जाए। इससे अभी से मोमेंटम लेना तो मतलब बॉयज यार खत्म एमर, हो मैं तो जाएंगे। मैं इसको कंट्रास्ट करता हूँ इस सिचुएशन को 99 के, जो हम इंडिया से जाके हमने इंडिया में सीरीज जो हमने जीते थे चेन्नई में और फिर कलकत्ता में जीते थे, और उससे फिर हम उसके बाद वनडे सीरीज जीते थे, फिर हम शारजा गए थे, फिर हमने वहां वनडे सीरीज जीती थी, और वो मोमेंटम हम लेके हमने हमने सब कॉन्टिनेंटल कंडीशन से मोमेंटम पकड़ा, और हम इंग्लैंड में जाके कंप्लीटली एलियन कंडीशन में जाके हमने स्टीम रोल कर दिया पहले ग्रुप के अंदर, और हम अपना वो मोमेंटम लेते हुए फाइनल तक पहुंच गए थे। तो वो हैंग ये ऑन जो हैंग ऑन हैंग ऑन असद भाई, या बीच में बड़ा या आपने एक इम्पोर्टेंट पार्ट खा लिया है। वो मोमेंटम लेके फिर बोर्न मना ली, ठीक है, सुपर सिक्स में पता था कि जीतने की जरूरत नहीं है, सबसे हार रहे हैं, और फिर सुपर सिक्स से पहले बांग्लादेश से हारे, फिर साउथ अफ्रीका से हारे, इंडिया से हारे, फिर एंड में जो दो आपकी पिट्ठू टीमें थी उनको आपने हराया और फाइनल में पहुंच गए। तो मेरी नजर में मतलब वो दैट आई फील दैट टूर्नामेंट में आई फील फॉरगिव, मतलब कि उसमें कोई फिक्सिंग नहीं हुई। तो मेरी लॉजिक थी कि वी पीक्ड यू पीक टू अर्ली अर्ली। एंड देन लाइक वर नॉट देयर फॉर लाइक द फॉर्मेट सूटेड अस एंड इस थोड़ा सा अहमद की बात का मैं वो करूंगा। अहमद जो बोला अभी हमारी टीम का आइडियल डिस्क्रिप्शन दिया ना कि फवाद आलम कम बैक करेगा और हम लोग नीचे से लेकर आएगा हमें, ऑस्ट्रेलिया उस चीज से गुजर रहा था। दे वर एट अ डू एंड डाई स्टेज, एंड हमारा मोमेंटम तो खैर हमें ले गया फाइनल तक, उसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया वाज ऑन यू नो सर पे चढ़ा हुआ था, जो हम 92 में थे, ऑस्ट्रेलिया 99 में करके आया। हाँ और ठीक है, इमरान बिल्कुल। खान called it when they won, when they turned it around, इमरान खान said कि अब ऑस्ट्रेलिया मेरी टीम की तरह कॉर्नर टाइगर है। एंड आई रिमेंबर रीडिंग दिस इन डॉन, और मेरी गांड सड़ गई। मैंने कहा बहन चोद ये कैसी बातें करने को, ये तो निकलने वाले, दुआ करो कि ये निकले बस जल्दी। और ही हाँ वाज राइट, ही कॉल्ड इट, एंड दे लाइक द वे दे बीट साउथ अफ्रीका यार, तो मतलब So मेरी you नजर में basically want मोमेंटम जितना ले जाए। ideally you would want us to go lose to New Zealand both home and away and just be in utter chaos at the start of the World Cup and then अब lose to India as उसका well. मिटिगेटेड, हाँ तो ये तो नहीं बड़ा नहीं नहीं मसला हो नहीं जाएगा फिर। नहीं नहीं इंडिया नहीं से नहीं जीतना है नहीं कि नहीं हारना है नहीं नहीं अगर नहीं नहीं नहीं, इंडिया को हरा के फिर मिनोज से हार जाए ना, तो मतलब जो भी कैपिटल बिल्डअप किया था वो लूज हो जाए ना। बट अच्छा इंडिया अच्छा को हरा दे, मतलब आई वुड से दिस, आई वुड रादर दैट वी लूज, I'm not going to say that, but like I would rather we lose a fuckload of matches and don't win the World Cup. I just want us to beat India in Adelaide. हाँ नहीं यार, वर्ल्ड कप जीते हैं इतना बड़ा मसला नहीं है। वर्ल्ड कप जीते हैं उसके बाद नहीं, ले बजाते लो रहेंगे भाई, इंडिया वर्ल्ड कप दे दो जिसको देना है। को, बजाते रहेंगे इंडिया को। यार ऑस्ट्रेलिया बहुत चिकना खेल रहा है। और ऐसे आ रहा है कि इंडिया जो है ना, मतलब 550 रन बनाए पहली इनिंग्स में, ठीक है, और रोहित शर्मा मतलब 375 बनाए, ठीक है, और ब्रायन लारा आके उससे हाथ मिलाए हाफ वे पॉइंट पे, और फिर पाकिस्तान चेज करे फॉर द फॉल ऑफ 1 विकेट। ऐसे आ रहा है ओए ओए हरामी, सही है। फॉल ऑफ 9 विकेट यार, ज्यादा मजा उसमें आएगा। तो विनिंग शॉट कौन मार रहा है? फवाद आलम यार, इज मैं दैट इवन अ क्वेश्चन? अब मैं अगर याद रख लिया तो मैं अपने आप को भी स्टोरी में डाल सकता हूँ। यार अच्छा, तो एनीथिंग फॉर द लास्ट टेस्ट मैच? तौफीक उमर को किसी तरह निकाल सकते हैं टीम से, प्लीज निकालते हैं उसका, मतलब सीरियसली काफी यार और कौन है अभी ओपनर हमारे स्क्वाड में? और तो कोई भी नहीं। हारिस सोहेल है, हारिस सोहेल है स्क्वाड में, वो ये अच्छा हमारे जरा हारिस फैन सोहेल के बारे में में, वो न्यूज़ हमारे फैन सुपर में मीडिया फैन। गैग, हाँ ये हमारे जो रिप्लेसमेंट मीडिया गैग हैं, ये कह रहे हैं कि हारिस सोहेल को डालना चाहिए तौफीक की जगह में। तो वैसे बात सही है, अजहर अली को तो ओपन करवा सकते हैं और तो उसको ला सकते हैं हारिस सोहेल को।
लेकिन मसला वही है कि अजहर अली को ओपन कराना, फिर वही open up a can of worms. You don't probably want to do that. So maybe they should just stick with And Tawfiq what about because the giving a Ihsan guy for one Adil test match. experiment? Ihsan अच्छा Adil. यार, ये मैन ऑफ द मैच रॉस टेलर को सही मिला है, सरफराज को मिलना चाहिए था मेरे ख्याल में। मतलब आई डिडंट माइंड इट सो मच रॉस टेलर की सेंचुरी पर उसको मैन ऑफ द मैच मिलना। यार ठीक है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखो ना कि न्यूजीलैंड वाले बेचारे मरवा के पहले गेम के अंदर आए और उसने इतनी गेम डिफाइनिंग किस्म की इनिंग्स खेली, और बेसिकली तो उसने ही, वरना तो हम बड़े आराम से जीत रहे थे ये गेम। हाँ, अगर रॉस टेलर ना खेलता तो हम जीत जाते मैच, बिल्कुल सही। 150 का चेज लगता, फिर तो बड़े आराम से कर लेते हम, तो बेसिकली उसी की वजह से बच गए। मेरा लार्जेस्ट सवाल ये है कि इफ दिस वाज अ बॉक्सिंग गेम, हु वुड यू थिंक वन ऑन पॉइंट्स? Who do we think? Who do you think won on points? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, अगर इस गेम में पॉइंट्स दिए जा रहे होते तो who do you think won the game? यार इसका सिंपल solution on point. Sorry, go on. We go by session to session. 5 दिन के आखिरी सेशन तक मैच गया है. We look at the number of sessions, which team won what. I think day 3 was all New Zealand's. Day 4 was equally split. और I feel अगर पॉइंट बनाएंगे, I think न्यूजीलैंड शायद जीत जाएगा. अच्छा। बिकॉज दिन देखे ना, पहले दिन उनकी जो पहली इनिंग्स थी विच इट्स ऑल वो 4 रन तक कर गए, तो उसका मतलब है कि 3 सेशन तो वो जीत गए पहले दिन के, ठीक है। फिर आखिरी दिन भी सेकंड सेशन के बाद they were the team which had more chances of winning the match rather than Pakistan. So if you look go by that, so उनका तो ओवरऑल जो है बैलेंस ज्यादा बन रहा था ना। अहमद तुम क्या कह रहे थे? यार sorry, I was saying कि मैं भूल गया हम क्या डिस्कस कर रहे थे। About point. I mean, we were just trying to understand who has the high in this game. I would think, I mean, in this hypothetical situation, New Zealand won the toss, which was a big advantage, and like they were not able to drive that home, and so for them it must be a pretty frustrating sort of, like the way we are looking at it, we were expecting Pakistan to dominate and this and that, तो वो थोड़ा सा हमें ज़्यादा disappointment हो रही है, but like New Zealand really tried to do everything to give themselves a chance and it wasn't good enough. So I think like it would be a split call, maybe Pakistan by a couple of points. I agree with you on that, definitely. Or at the end of the day, we were the ones who had the better chance of winning if this game had gone on for like an hour more. We needed what, 65 runs? We would have, Sarfraz बैठा हुआ था, शफीक बैटिंग कर रहा था, कर लेते हम, तो मतलब और हमने उनको almost all out कर दिया था. So I would suggest that, I would say that this was a good game for Pakistan, you know. Any comments about the DRS thing, शान मसूद वाला? ये तो अमर को कहा, अमर ने बड़ा इंटरेस्टिंग, अमर ने रेडिट पे भी लिखा है, तो यस अमर should say something about that. So what I was basically, जब ये हुआ था तो मैंने तो बड़ा चीखम चिल्ला की थी, और सारे जो सोशल मीडिया फोरम्स में विजिट करता हूँ उस पर भी रोना धोना किया था। बाद में मैं अभी रेडिट पे गया था, तो वहाँ जो है इस पे इन डेप्थ डिस्कशन हो रही थी, वो मैंने जब पढ़ना शुरू की तो फिर मैं रियलाइज किया कि 2-3 मसले हो रहे हैं, क्योंकि ये बॉल काफी फुल थी, और फुल बॉल जब ऑन द फुल हिट करती है तो DRS assumes that it'll keep on going straight, right? So the first thing that we were thinking, if it hit him on the full, then it can't swing back that way. Secondly, it's really not possible for any bowler कि वो जिस एंगल से बोल्ट आ रहा था, वो अगर उसके लिए बेसिकली एक he's a left armer or right armer? Right armer ना? बोल्ट की बात कर रहे हो ना? बोल्ट. हाँ, left armer. Yeah. So he's a left armer. So basically, that's like an in swing to the in swing to the right-handed batsman. Right-hander, right? तो वो मतलब उस एंगल से ऐसी बॉल 60 डिग्री से ज्यादा अंदर आना, मतलब कोई भी ऐसे नहीं करा सकता. You know, it just doesn't follow in those kind of lines. But then what you realize is, if you look at the DRS and if you look at the video, तो DRS पे जो red point होता है is for the actual distance, and the blue point is what it predicts. And there's a separate video which shows the ball hitting the back foot of Shan Masood. Now you see where the ball bounces, it lands at the crease. It doesn't hit Shan Masood on the full. So that's the first thing. And the fact that it hits him on the foot, मतलब जिस angle से वो जा रही थी, it should have missed leg stump clearly. But it straightens and hits him on the foot. तो मेरा अंदाजा ये है कि that's the exact point where you mark the groove for leg stump जब batting कर रहे होते हैं ना आप, और उस पे लग के बॉल अंदर चली गई है, like you know, especially on the 5th day pitch में, and probably he was trying for that as well.
तो वो उसकी वजह से that happens, and the reason that to support that is because if you look at the Hawkeye and if you look at the real time video, that is the path the ball actually travels. DRS is not involved in predicting that. वो पार्ट वो बॉल आपको अपनी आंखों से नजर आता है ट्रैवल करते हुए कि इट गोज अंडर like past his front foot, under his bat, and it lands around at the crease, bounces, and it's on the up when it hits his back foot. And his back foot is in line with the stumps. तो जब बॉल यही करती है तो उसमें डीआरएस की फिर सारी बात ही चली गई. डीआरएस is not predicting this. So now our next thing is to understand why did the ball move like this. उसपे my guess is that it was probably something on the pitch or Trent Bolt was generating more than banana bhi nahi. This is like a corner, or like it's insane level of movement. So that's what my take on this is. I like this. I've posted it on Twitter, तो आप जाके मतलब उसको डिटेल में भी देख सकते हैं, because you need to see this to understand it. मतलब उसको बोल के समझाना बहुत मुश्किल है. Yeah, and I think we're all very hasty when it comes to DRS. हमारा naturally we're very suspicious of it. तो जब भी कोई ऐसा incident होता है तो बगैर investigate किए हुए हम लोग immediately we jump in and start criticizing. So yeah, I'm glad you brought that up. देख के मुझे भी तसल्ली हुई कि नहीं वो टेक्नोलॉजी सही चल रही है बेचारी. अब कुछ कह रहे थे तुम? नहीं, I was just thinking of DRS as a whole, the usage of DRS. Like I'm a huge advocate of कि DRS होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए. लेकिन अब आहिस्ता मतलब उसकी जो ब्लूपर्स देख के एशेज सीरीज में भी देखा और अभी जहां पे भी इस्तेमाल हो रहा है कि एक चीज तो नजर आ रही है, वो इनकंसिस्टेंट इक्विपमेंट यूज हो रहा है वहां पे, कि कहीं पे सुपर हॉटस्पॉट भी है, कहीं पे स्निको भी यूज कर रहे हैं, कहीं पे सिर्फ ट्रैकिंग भी यूज हो रही है. तो एक इनकंसिस्टेंसी की वजह से डिसीजन भी इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं. आई थिंक ये ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका की जो वनडे सीरीज में डिसीजन लिया उन्होंने कि थर्ड एम्पायर की जो कॉन्वर्सेशन उसको एयर करेंगे, I think that sort of also gives insight to what umpires are thinking and how are they thinking or how are they interpreting the situation. But I think it is very important for DRS कि उसकी usage में ना आपके पास जो भी technologies आप use कर रहे हैं to facilitate that, it should be standardized all over. I'm not saying कि वो कितना होना चाहिए क्या होना चाहिए, but it should be standardized. Otherwise inconsistencies आती हैं और फिर जो BCCI type के जो लोग कह रहे हैं कि नहीं use करें, उनको फिर voice को ज़्यादा strength मिलती है. ये अब अच्छा उस पे बोर्ड आईसीसी वाले कहते हैं कि जो होम बोर्ड है, जो ब्रॉडकास्टर है, दे शुड बेयर द कॉस्ट. आई थिंक इसका भी कुछ ऐसा रेजोल्यूशन निकालना चाहिए कि जो होम सीरीज है, जो होम बोर्ड है, होम कंट्री है, वो ब्रॉडकास्टर 50-50 पे कर लें, स्पॉन्सरशिप पे कर लें. आई मीन आई रिमेंबर कि जो पाकिस्तान की सीरीज में लॉन्ग टाइम बैक स्पीड गन वगैरह स्पॉन्सर कर रहे थे साइबरनेट. तो व्हाई कांट एनी कंपनी लाइक हायर है या शॉन वाले हैं, जो भी वाले हैं, कैन दे नॉट स्पॉन्सर इनफ मनी for something which is as important as DRS, which can make a break up test match decision, to at least complement the DRS with complete set of equipment or facilities जो भी चीजें यूज करनी है, ताकि हमारे पास कोई चीज में कमी ना रहे. अभी यूज होता है DRS का. हाँ सर बोले. Like basically I just want to point out, like we're just about 2-3 minutes left on the show, like as well, okay, the DRS debate right now, like जैसे कि one of the biggest problems is that the country that runs cricket does not like it. So you have this stupidity where आपके पास pricing mechanism उसकी standardized नहीं है, testing मतलब this technology available is not standardized. But basically I wrote this a few years ago and I think it's very valid now as well. Now that all these technologies exist, you can't go back, and all of us are old enough to remember the first time they started showing slow motion. 92 World Cup में you didn't have the third umpire, so or yet you had slow motion replays where you could see some howlers being committed. Once that happens, you really can't go back to anything. You have to find a compromise. We're not at that point yet, but you can't go back to taking anyone's word for it, because you can see कि ये तो यार this is bullshit. So that's something that will have to that conversation has to be accept that fact. यार जाते जाते नाज़रीन को आई एम जस्ट टेकिंग इनटू अ डिफरेंट डायरेक्शन, एक ट्वीट शेयर करना चाहूँगा. हमारे फॉर्मर पैनलिस्ट हसन चीमा साहब का ट्वीट आया है. थैंक्स टू नुमान न्यास फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शोज टुडे. अब तो ब्लॉग्स बंद करने पड़ने हैं, इतना तो मैं भी चे नहीं हूँ. ऑल्सो FF him #FF him तो उन्होंने फॉरवर्ड भी किया है. तो निहायत माजरत के साथ हमारे
हिपस्टर एंगल के लिए देखते हैं इस शो को। तो अगर आपको इफ यू वांट हसन चीमा बैक ऑन द शो तो इस शो को 1000 दफा रीट्वीट कीजिएगा, तो फिर इंशाल्लाह अगर आपको उनसे मोहब्बत है, अगर आपको उनकी ख्वाहिश है तो रीट्वीट कीजिए, शेयर कीजिए, आपके दिल की आवाज उन तक पहुंच जाएगी। अगर आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी लजीज बात इस पूरे मामले में ये है ना कि हसन को एक खास पाकिस्तानी खिलाड़ी पसंद नहीं है जो जो will make contacts with unsavory people in order for the greater good। ठीक है, तो और मतलब वो एडवोकेट करते हैं हमारे जो कप्तान हैं कि हमेशा सीधे रास्ते पे चलना और किसी के साथ दोस्ती करना और प्रिंसिपल्स के मुताबिक रहना। So I mean, I know what I support, so like I'm not saying anything. मगर चीवा साहब जब इंशाल्लाह कभी इस शो पे जब साइबरनेट इसे स्पॉन्सर कर रहा होगा और वापस आएंगे तो उनसे जरूर ये सवाल पूछेंगे। ठीक है, Yeah. चलो भाई, So thank you very much for tuning in and share away guys, and please like our page on Space Yar and promote us. hopefully we'll see for the third test match. Okay, see you then. Okay. Take care. Hafiz. All right guys, thank you, Khuda Hafiz.